नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हमारे मेहमान हैं प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी। उमाशंकर जी से जानेंगे उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। गुप्ता जी, आपका स्वागत है इस जी कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो ये कि कुछ लोगों का राजनीतिक सफ़र जो शुरू होता है उनको विरासत में राजनीति मिलती है, कुछ लोग जो चाहते हैं कि वो राजनीति में जाएं। आपका कैसे शुरू हुआ? नहीं, मेरा विरासत में मेरे पिताजी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। उसना इसलिए पारिवारिक वातावरण संघ का था। मेरे चाचा नारायण प्रसाद जी गुप्ता संघ के प्रचारक थे और इसलिए मैं संघ के स्वयंसेवक के रूप में मैंने काम प्रारंभ किया। बाद में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो मेरे पिताजी उस समय भोपाल स्टेट जनसंघ के संस्थापकों में से रहे। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि फिर मेरे चाचा भी जनसंघ के संगठन मंत्री, सांसद, विधायक सब रहे हैं। तो पृष्ठभूमि मेरी राजनीतिक रही है और वो मुझे विरासत में मिली है। अच्छा, आपने जो शुरुआती दौर में अपना जो करियर है वो एक बतौर टीचर शुरू किया था, कैसे क्या ये मौका मिला था? क्या क्या देखिए, मैं हायर सेकेंडरी मैंने अपने गांव रेहटी, जहाँ का तहसील बुदनी का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ हायर सेकेंडरी तक स्कूल था। वो परीक्षा पूरी करके मैं भोपाल आया। संघ का चूँकि मैं स्वयंसेवक था, पिताजी भी संघ के पदाधिकारी थे, इसलिए बाद में भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में रहकर ही मेरी पढ़ाई हुई और संघ की योजना से ही सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने आचार्य के रूप में पढ़ाने का काम भी प्रारंभ किया। तो कैसा अनुभव रहा वो? मुझे बहुत अच्छा अनुभव इसलिए रहा कि वहाँ पढ़ाते समय ये ध्यान में आया कि पढ़ते समय तो 33% से काम चल सकता है, लेकिन पढ़ाना है अगर तो 100% ज्ञान होना ज़रूरी है। और शायद वही अनुभव अब मुझे आगे काम आता है कि किसी के विषय में, किसी विषय में बात करते समय, अध्ययन करते समय उसका संपूर्ण अध्ययन होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है बहुत बड़ा लाभ मुझे एक शिक्षक के रूप में काम करने के कारण मिला है। अच्छा, आपकी जो पंक्चुअलिटी है, समय पर पहुंचना, और आप अकेले ऐसे मंत्री हैं जो खुद फ़ोन उठाते, बाकी मंत्री नहीं उठाते, क्या वजह क्या है उसकी? नहीं, मुझे लगा कि टाइम की पंक्चुअलिटी तो मैंने श्रीमान बाबूलाल जी गौर से सीखी है। और कभी हम लेट अगर होते थे तो उनकी डांट सुनने को मिलती थी और शायद वही कारण है कि टाइम पर जाना। और ये संघ के स्वयंसेवक होने के नाते कार्यक्रमों में समय पर जाने की तो आदत थी ही, लेकिन राजनीति में आने के बाद कई बार समय पर जाने पर कुछ नहीं मिलता है, वहाँ तैयारी नहीं होती है तो कई बार विलम्ब होता था। लेकिन गौर जी का मैंने जब देखा और तो उनसे सीखा मैंने कि नहीं, कोई समय पर आए या नहीं आए, आप अगर समय पर जाएंगे तो लोग आपके बारे में जब धारणा बना लेंगे तो सब मिलने लगेंगे। और उसके कारण 99% में समय पर पहुंचने की कोशिश करता हूँ और उसमें सफलता भी मिलती है। अच्छा, एक खाने पीने की बात की जाए तो कचौड़ी के आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। मैं नमकीन का शौकीन रहा हूँ, मीठा मुझे पसंद नहीं रहा है शुरू से। और उसमें डेफिनेटली आज तो अब नहीं कह सकता, लेकिन एक समय था जब भोपाल में अगर कोई मुझे कुछ नमकीन खिलाए, कचौड़ी खिलाए, मंगोड़े खिलाए, तो मैं बता सकता था कि किसकी दुकान के हैं। लेकिन अब तो शायद वो उतना मेरा नहीं रहा है, लेकिन मैं रहा हूँ नमकीन का शौकीन। पीर गेट पे कोई दुकान हुआ करती थी, वहाँ आप पीर अक्सर गेट पे है, चौक में जुमेराती गेट पे है, अपने जवाहर चौक में है, बस स्टैंड पर है। कुछ अच्छे चाट के ठेले वाले हैं जिनकी चाट प्रसिद्ध है, आज भी होगी, लेकिन मेरा जाना वहाँ नहीं हो पाता। कुछ उनमें से ऐसे हैं जो मुझे अभी भी घर लाकर खिला जाते हैं। अच्छा, आपकी शख्सियत की एक और बात है कि आप गुस्सेल बहुत है, आपको गुस्सा बहुत आता है। जो कार्यकर्ताओं से बातचीत हमने जो की है उससे ये पता चलता है नहीं, कि गुस्सा किस। मुझे गलत बातों पर आता है कि मुझे एक सीमा के बाद गलत बातें बर्दाश्त नहीं हैं। एक, और उसको लोग गुस्सा कहते हैं कई बार, और मैं भी फील करता हूँ कि क्योंकि राजनीति में साधारणतः ये अब ये हो गया है कि मैं मीठा बोलूँ, काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, गलत भी लिखा जाऊँ। और उसका भी कई बार आपने परिणाम देखा होगा कि कई बार फिर ये शिकायत आती है कि वो मंत्रियों की नोट शीट कचरे में पड़ी है, कोई सुन ही नहीं रहा है, विधायक का लिखे हुए का कोई मान नहीं रहा है। अगर हम हर कुछ लिखेंगे, हर कुछ कहेंगे, तो वो होना तो नहीं है, कचरे में ही जाना है। तो एक तो उससे हमारा लिखने का महत्व भी कम होगा, और सामने वाला अगर उसको हम पहली बार में सही बात नहीं बताएंगे तो चक्कर लगा के 10 बार के बाद भी वो काम नहीं होना तो गाली देना है उसने। इसलिए मेरा स्वभाव है कि मैं जो मुझे लगता है प्राइमा फेसिया कि शायद ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ज़रा साफ बोल देता हूँ। और मेरे साथियों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि राजनीति में हम हैं और जिस पार्टी से हम संबंधित हैं, वहाँ कल्पना की गई एक साफ़ सुथरी राजनीति की, और जो हम कहते हैं वो हमारे आचरण में होना चाहिए। और इसलिए कई बार उसके विरुद्ध जब दुराग्रह होता है, विपरीत
दुराग्रह होता है, तो उसमें फिर मैं उसको गलत काम मुझे बर्दाश्त नहीं है। धीरे धीरे लेकिन अब राजनीति में आने के बाद और अब मंत्री पद पर आने के बाद इस पर काफ़ी 90% मैंने नियंत्रण किया है। लेकिन अभी भी बुरा ज़रूर लगता है मन में, गलत बातों के लिए, गलत काम के लिए कोई अगर करता हुआ दिखता है तो नाराज़ी मन में आती है। लेकिन अब प्रत्यक्ष में मैंने भगवान की कृपा ये हुई है कम से कम होम मिनिस्टर बनने के बाद, क्योंकि शायद ये गुस्सा मेरा ज़्यादा तकलीफ़ का कारण हो सकता है, इसलिए उसमें काफ़ी कमी आई है। अच्छा, आपके विभाग की बात करें, मध्य प्रदेश की पुलिस अवसाद में क्यों है? हर स्टेट की पुलिस की बात की जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में ये अवसाद या फ्रस्ट्रेशन जिसे कहें वो ज़्यादा दिखाई देता है। क्या वजह है? मैं उसके 2 कारण मानता हूँ। वर्कलोड तो ज़्यादा है, क्योंकि जिस जनसंख्या और क्षेत्र के अनुपात में पुलिस बल बढ़ना चाहिए था, दुर्भाग्य से दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में जिस प्रकार सारे विभागों की नियुक्तियों पर पाबंदी थी, पुलिस में भी पाबंदी थी और लगभग 17,500 पुलिस बल की कमी आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, विशेषकर माननीय शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, करीब 7-8 हज़ार की भर्ती तो हम कर चुके हैं और लगातार अब मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी ट्रेनिंग की कैपेसिटी है 2200 की, वो भर्ती की हमें अनुमति दी हुई है, तो उस गैप को तो हम पूरा कर रहे हैं। तो एक तो वर्कलोड ज़्यादा, एक ये भी कह सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज का ये जो युग है इसमें संतोष, हम जहाँ हैं उसमें संतोष करना बहुत कठिन हो गया है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, ये भी एक कारण रहता है। दूसरा एक ये भी हो सकता है, मैं फील करता हूँ कि हमारे पुलिस कर्मचारियों के ड्यूटी एक तो लंबी होती है, दूसरा उनकी बाकी जो चिंता होना चाहिए थी आवास संबंधित और ये, क्योंकि पुलिस कॉलोनियाँ मेरे क्षेत्र में बहुत पहले से हैं, मिनिस्टर नहीं था तो भी मुझे मालूम है कि वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। मेंटेनेंस के लिए कोई बजट नहीं होता था, थका हारा आदमी घर जाए, घर जाके पता चला सीवेज चौक पड़ी है, पानी नहीं आया है, छत चू रही है, लेटरिन में दरवाज़ा नहीं है। तो ये मुझे लगता है ये बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिससे कि आदमी दुखी रहता था, लेकिन हमने इन सभी दिशाओं में प्रयत्न शुरू किया है। लेकिन एक बात तो ये भी है कि गृह विभाग का कोई प्लानिंग बजट नहीं रखा है सरकार ने, तो ये हर साल बदलता रहता है, ये तो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो ये जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हो वो कैसे? नहीं, हमारा प्रयास है कि कुछ मामले प्लान में आना चाहिए, क्योंकि देखिए आज पुलिसिंग बहुत ज़रूरी हो गया है और हर मामले में कहीं भी कोई बात हो, कहाँ से शुरू हो, लेकिन अंत पुलिस पे ही होता है। कोई भी धरना, आंदोलन, प्रदर्शन ले लीजिए, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं मान लीजिए, तो कर्मचारी और उनके डिपार्टमेंट की मांग तो अलग रह जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाती है और पुलिस वर्सेस आंदोलनकारी हो जाता है। आज जनता की उम्मीद भी पुलिस से, कहीं कुछ भी हो जाए लोग पुलिस थाने, और पुलिस थाना ही ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटे में कभी ताला नहीं लगता, मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी ताले लग जाते हैं कुछ समय के लिए। तो ये सारी परिस्थितियाँ तो हैं कि इसमें ये है, लेकिन ये प्रयत्न हम कर रहे हैं, बजट बढ़ा रहे हैं, हर साल बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत कम है, ये कहना आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है और हम जो भी प्रस्ताव लेके जा रहे हैं उस पर वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करके अपनी सीमाओं को, वित्तीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उसको कर रहे हैं। और हम लगातार इस प्रयत्न में हैं कि पुलिस, क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि अगर प्रदेश का विकास भी होना है, इंडस्ट्रीज भी आना, तो यहाँ का वातावरण अगर शांति का हुआ, कानून व्यवस्था ठीक हुई, तो कोई भी इन्वेस्टर्स आएगा, उद्योग लगाएगा। लेकिन जो आंकड़े कहते हैं विधानसभा में, इसी विधानसभा में आपने पटल पर रखे थे कि जो आंकड़े रखे थे उसके मुताबिक रोज़ाना 8 महिलाएं बलात्कार की शिकार होती है मध्य प्रदेश में और 7 निर्दोषों की रोज़ाना हत्याएं होती है, 5 लोग लूट के शिकार होते हैं। तो एक ये जो फिगर निकल के आ रहा है उससे तो ये नहीं कहा जा सकता कि मध्य प्रदेश में शांति है या ठीक तरीके से पुलिसिंग हो रही है। देखिए, मेरा कहना है इनको 2 रूप में आपको देखना पड़ेगा। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वो मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 3 बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने थी। नंबर 1, चंबल, ग्वालियर, चित्रकूट, इस एरिया में डकैत समस्या जो भयंकर उस समय फल फूल रही थी, उन लोगों को संरक्षण भी मिल रहा था। दूसरा था नक्सलवाद, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी एरिया में नक्सली फैक्ट्री तक पकड़ी गई भोपाल में। और तीसरा जिहादी आतंकवाद के नाम पर मालवा अंचल में।
आप उस समय देखेंगे कोई भी आतंकवादी घटनाएं देश में कहीं भी हुई हों, उसके सूत्र किसी न किसी रूप में मालवा से जुड़े हुए थे। आप देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम में तीनों क्षेत्र में आज कोई लिस्टेड गैंग डाकुओं की चंबल, मुरैना, ग्वालियर में कार्यरत नहीं है। हमने सबको समाप्त किया है। नक्सलवाद को अपेक्षाकृत हमने नियंत्रित किया हुआ है। मूवमेंट जरूर देखे जाते हैं, लोगों की हलचल आती है, लेकिन हमारी सक्रियता, यद्यपि केंद्र सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही है। केंद्र सरकार केवल अब बालाघाट जिले को ही नक्सली जिला मान रही है और वहाँ भी एक सीआरपीएफ जो थी उसको भी हटाने की बात कर रही है। लेकिन इस समय 7 जिलों में और नक्सली गतिविधियाँ हैं, मूवमेंट्स हैं, जिसके प्रमाण मिले हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ बारूद विस्फोटक ये जब्त हुए हैं। केंद्र हमें सहयोग नहीं कर रही, लेकिन हम हमारी दम पर उस पर को भी नियंत्रित अपेक्षाकृत बाकी प्रदेशों की अपेक्षा हम किए हुए हैं। और जिहादी आतंकवाद के नाम पर सिमी का जो नेटवर्क था उसको लगातार हमने ध्वस्त किया है, और जब भी उनने बढ़ने की कोशिश की फिर ध्वस्त किया है, उसको भी हमने फलने फूलने नहीं दिया है। तो ये कानून व्यवस्था की जब आप बात करेंगे, कुछ फिर दूसरा प्रकार है, ये रिएक्शनल, तात्कालिक। अब आप इंदौर में आपका वास्तव होता रहा है, इंदौर में एक 1.5 साल के बच्चे को गोदी में से छीनकर गोली मार दी गई, पानी की बाल्टी को लेकर हत्या कर दी गई, पानी की बाल्टी को लेकर। 3 दोस्त एक कमरे में रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, 2 ले जाकर मार देते हैं। ये 2 घटनाएं जो हुई, तो ये जो तात्कालिक घटना है, या ये एक इंदौर की घटना है कि वो एक माँ बेटी को मार दिया गया घर में, उसका दोहरा हत्याकांड हुआ। अब ये जो घटनाएं तात्कालिक हैं, इनको मुझे लगता है कि अगर हमने ओवरऑल कानून व्यवस्था से जोड़ के देखा तो शायद न्याय नहीं कर पाएंगे हम। ये तात्कालिक घटनाएं कब हो रही हैं इस पर पूरी नज़र या कोई पूर्व सूचना भी संभव नहीं है पुलिस के पास। और कोई चप्पे चप्पे पर सब जगह चुप एकदम पुलिस को खबर पहले, अबे मान लीजिए बाल्टी हटाने पे कोई मर रहा है या मारा जा रहा है, कोई खबर नहीं हो सकती है। तो हमें वैल्यूएशन करते समय हम न्याय तब कर पाएंगे, या कानून व्यवस्था की जब हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है ओवरऑल, उसके बारे में हमारी स्थिति कैसी है। तात्कालिक जो घटनाएं होती हैं उनको उस समय रोकना तो मुझे नामुमकिन दिखता है, कठिन है। लेकिन उन घटनाओं के होने के बाद कितनी त्वरित हमारी कार्यवाही है, डिटेक्शन कैसा है, इसके आधार पर अगर हम आकलन करेंगे तो देखेंगे मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी स्थिति है। ऑर्गेनाइज क्राइम पर टोटली हमारी पकड़ है। और जो ये तात्कालिक घटना हुई हैं, आप देखेंगे कि 90% बहुत जल्दी डिटेक्ट होते हैं, उनका एक्शन होता है, कार्रवाई होती है और उन पर सज़ा दिलाने की कोशिश भी होती है। लेकिन ये जो सारी घटनाएं अभी आपने बात की, तो बड़े शहरों में तो हो रही, वहाँ तो बिल्कुल क्राइम डिटेक्शन के लिए पुलिस अधिकारी तत्पर हो जाते हैं, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी हालत खराब नहीं, मेरे ख्याल से मैं जो आंकड़े दे रहा हूँ टोटल प्रदेश के दे रहा हूँ आपके, और इसलिए लगातार हमारी मॉनिटरिंग है। हमने 2 क्रम शुरू किए हैं संवाद के। एमएलए एमपी के साथ हर जिले में एसपी महीने में 1 बार बैठेगा, वहाँ बात हो, जो मिनट्स बनते हैं वो मिनट्स मेरे तक आते हैं, वहाँ जो बात कही गई है। फिर अभी हमने शुरू कर दिया जनता के साथ मीटिंग, हर 2 महीने में थाने में, हर थाने में उस थाना क्षेत्र के 25-30 प्रतिष्ठित लोगों की, जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, सामाजिक नेता, धार्मिक नेता, प्रतिष्ठा है जिनकी समाज में, उनकी थाने में बैठक, ताकि संवाद बढ़ना चाहिए, जनता से सहयोग मिलना चाहिए। और ये क्रम भी हमने इसलिए शुरू किया, मैं स्वयं मध्य प्रदेश के हर ज़िले में जा रहा हूँ और थाना स्तर तक के अधिकारी से सीधी बात कर रहा हूँ। तो ये लगातार मॉनिटरिंग, आईजी हमारे जन सुनवाई, अब 88,000 में 3,000 पेंडिंग था 31 मार्च 2011 का आंकड़ा। ये 3,000 साढ़े 3,000 जो पेंडिंग था उसके लिए भी मैंने हमारे एडीजी स्तर अधिकारी को एक रेंज में भेजा कि आखिर क्यों है पेंडिंग, जो भी निपटारा करना है करिए, यस नो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो लगातार हमारी मॉनिटरिंग इस बात के लिए है कि कहीं कोई अनअटेंडेड मामले नहीं रह जाएं, जो भी फैसला करना हम करें। जो 2 बड़े शहर हैं भोपाल और इंदौर, वहाँ एसएसपी सिस्टम आपने लागू कर दिया, लेकिन उसके परिणाम ऐसे उत्साहजनक नहीं, क्योंकि जो अधिकारी कहते हैं कि पावर्स नहीं